हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यह चैप्टर एक 13 वर्षीय लड़की की डायरी से लिया गया है और वो 13 वर्ष की जो लड़की थी उसका पूरा नाम है एनालीज मैरी फ्रैंक, जिसे शार्ट में एनी के नाम से जाना जाता। वो लड़की जर्मन के एक ज्यूज फैमिली में पैदा हुई थी 12 जून सन 1929 को। और ज्यूज फैमिली में पैदा होने के कारण जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रोग्रेस पे था, तो जब नाजीज पावर में आए तो ज्यूज फैमिली के होने के कारण एनी और इनके फादर को जर्मन छोड़कर नीदरलैंड जाकर एम्स्टर्डम में बसना पड़ा अपने आप को छुपाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे नाजीज पावर एक्सटेंड होता गया तो अंततोगत्वा जहां ये हिडिंग प्लेस पे थे वहां से भी इनको सर्च आउट करके निकाल लिया गया और इनकी पूरी फैमिली को बंधक बनाकर डाल दिया गया। और वहीं पर एनी फ्रैंक एक डायरी लिखती हैं और उस डायरी में उन्होंने अपने आप के जीवन की कुछ घटनाओं को मेंशन किया है। काफी छोटी उम्र में इस संसार को वो अलविदा कह गई और उनके जाने के बाद उनके पापा को एनी की डायरी मिली, तो पापा जो उनके थे उन्होंने अपनी ओर से भरसक प्रयास करके किसी तरीके से उनकी डायरी को प्रिंट करवाया। और फिर वो डायरी का जो मैटर था वो जब प्रिंट हुआ तो पूरे वर्ल्ड में इतनी फेम किसी दूसरी बुक को नहीं मिली जितनी फेम एनी फ्रैंक की डायरी को मिली। तो वहीं से चैप्टर लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर की बात करते हैं। तो पहला शॉर्ट आंसर आपको दिया गया है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। वो कौन सी चीज थी जो मेक्स राइटिंग अ डायरी, डायरी लिखना क्यों एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, एक विचित्र अनुभव था। किसके लिए? एनी फ्रैंक के लिए। तो क्या कारण था कि डायरी लिखना जो था वो एनी फ्रैंक के लिए काफी एक विचित्र अनुभव रहा? तो इसका जवाब है एनी फ्रैंक फील्स डायरी राइटिंग। एनी फ्रैंक भी ये महसूस करती है कि डायरी राइटिंग, जो डायरी लिखना है, अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ये काफी विचित्र अनुभव है। किसके लिए? एनी फ्रैंक के लिए। ड्यू टू 2 रीजंस। किसकी वजह से? ऐसे 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से एनी फ्रैंक ऐसा महसूस करती है कि डायरी लिखना उसके लिए एक बहुत विचित्र एक्सपीरियंस है, विचित्र अनुभव है। तो वो 2 रीजन कौन कौन से थे? द फर्स्ट रीजन इज दैट, जो पहला रीजन है वो ये है कि फर्स्ट चांस टू राइट अ डायरी, कि उसको जीवन में पहली बार यह अवसर मिला था डायरी को लिखने का। और सी हैड नॉट रिटन एनीथिंग बिफोर, इसके पहले उसने कुछ भी नहीं लिखा था डायरी में, और यह उसकी लाइफ का पहला अवसर था जब उसने डायरी में कुछ लिखा हो। तो इसलिए भी एक विचित्र अनुभव था। और दूसरा रीजन और है, सेकेंड रीजन इज दैट, एक दूसरा रीजन और है जिसके लिए एनी फ्रैंक महसूस करती है कि डायरी लिखना उसके लिए बड़ा विचित्र अनुभव है। तो सेकेंड रीजन इज दैट, दूसरा रीजन ये है कि सी थिंक्स, वो सोचती है, दैट नो वन वुड बी इंटरेस्टेड, उसका ये भी मानना है, वो ये मानती है, वो ये सोचती है कि कोई भी दिलचस्पी नहीं रखेगा इन रीडिंग द थॉट्स, उसके थॉट्स को पढ़ने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखेगा। आप स्कूल गोइंग गर्ल ऑफ 13, एक 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्चे के थॉट से कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखेगा। इसलिए भी उसको ये डायरी लिखना काफी विचित्र अनुभव महसूस हो रहा। तो 2 रीजन थे जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसके लिए डायरी लिखना एक काफी विचित्र अनुभव रहा। तो एक तो ये कि इसके पहले उसने कुछ लिखा नहीं था, ये पहला अवसर था उसकी लाइफ में डायरी लिखने का। और दूसरा रीजन ये है कि वो ये मानती थी कि कोई भी 13 साल की एक बच्ची के थॉट्स को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसलिए वो इसे विचित्र अनुभव महसूस करती है डायरी लिखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी डायरी लिखना क्यों चाहती थी? एनी डायरी लिखना क्यों चाहती है? आखिर क्यों जरूरत पड़ी उसे कि वो डायरी लिखे?
तो इसका जवाब है एनी वांट्स टू कीप अ डायरी। एनी एक डायरी लिखना चाहती है बिकॉज, क्योंकि सी हैज नो फ्रेंड, उसका कोई अपना क्लोज फ्रेंड नहीं है। और बच्चों के पास फ्रेंड होते हैं तो दिल के थॉट्स और मन की बातों को इजीली वो शेयर कर लेते हैं। लेकिन एनी फ्रैंक के साथ क्या था कि उसका कोई क्लोज फ्रेंड, रियल फ्रेंड नहीं था टू टॉक, जिससे वो बातें कर सके, एंड शेयर हर फीलिंग विद, और जिसके साथ वो अपनी भावनाओं को शेयर कर सके। ऐसा कोई फ्रेंड एनी के पास नहीं था, इसीलिए एनी फ्रैंक को डायरी लिखने की जरूरत महसूस हुई, जिससे कि वो अपने थॉट्स अपनी डायरी के साथ शेयर कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड एनी थिंक, एनी ये क्यों सोचती है कि सी कुड कन्फाइड, कन्फाइड मीन्स होता है घुलना मिलना। व्हाई डिड एनी थिंक, एनी ऐसा क्यों सोचती है कि सी कुड कन्फाइड, वो घुल मिल सकती है मोर इन हर डायरी, अपनी डायरी से वो कहीं ज्यादा घुल मिल सकती है देन इन पीपल, बजाय लोगों के। एनी फ्रैंक की एक उसका जो बिहेवियर था वो लोगों से घुल मिल कम पाती थी, संकोची स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वो दूसरे लोगों से घुल मिल नहीं पाती थी। तो एनी ने महसूस किया कि वो लोगों की अपेक्षा अपनी डायरी से कहीं ज्यादा घुल मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि डायरी में कुछ भी शेयर करने से उसको कोई संकोच नहीं होगा, लेकिन लोगों के साथ अपने थॉट शेयर करने में काफी संकोच होता था, संकोची स्वभाव की लड़की थी। इसीलिए एनी को ऐसा लगता है कि वो लोगों से कहीं ज्यादा अपनी डायरी के साथ कन्फाइड कर सकती है, घुल मिल सकती है। तो ऐसा उसे क्यों महसूस हुआ? तो क्वेश्चन का जवाब है एनी थॉट, एनी ने सोचा कि सी कुड कन्फाइड मोर, वो कहीं ज्यादा घुल मिल सकती है, कन्फाइड कर सकती है मोर इन हर डायरी, कहीं ज्यादा घुल मिल सकती है अपनी डायरी से देन इन पीपल, किसकी अपेक्षा? लोगों की अपेक्षा। अर्थात वो अपने थॉट शेयर इजिली कर सकती है, किसके साथ? डायरी के साथ। मन में जो भी बातें आएंगी वो बिना बेझिझक अपनी डायरी में लिख सकती है, डायरी में मेंशन कर सकती है। जबकि दिल के थॉट जो है लोगों के साथ शेयर करने में उसे संकोच होता था, कोई क्लोज फ्रेंड था नहीं जिससे दिल की बातें कर सके। और हमारे दिल में जो भी बातें उठती तो कोई ना कोई ऐसा चाहिए जिससे हम अपनी दिल की बात को कहकर अपना दिल हल्का कर सके। ऐसा कोई साथी उसके पास नहीं था जिससे वो अपनी दिल की बातें बता के खुद को हल्का महसूस कर सके। इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि वो डायरी में अपने थॉट्स को शेयर करेगी। तो एनी ने सोचा कि सी कुड कन्फाइड मोर, वो कहीं ज्यादा कन्फाइड कर सकती है इन हर डायरी, किसमें? अपनी डायरी में, देन इन पीपल, किसकी अपेक्षा? लोगों की अपेक्षा। फॉर टू रीजन, इसके भी दो कारण थे। फर्स्ट, पहला रीजन इसका यह था कि सी कंसीडर्ड, उसका यह मानना था, वो कंसीडर करती थी इस बात को, सी कंसीडर्ड इट हर ट्रू फ्रेंड, क्योंकि वो अपनी डायरी को सच्चा मित्र मानती थी, और विथ व्हिच, जिसके साथ सी कुड शेयर, वो शेयर कर सकती थी हर सीक्रेट्स, अपने सभी राज। सेकेंडली, और दूसरा रीजन ये है कि सी थॉट दैट, वो ये भी सोचती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस, ये एक कहावत उसने सुनी थी लोगों को कहते हुए कि पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर में कहीं ज्यादा पेशेंस होता है देन पीपल, किसकी अपेक्षा? लोगों की अपेक्षा। लोगों से आप कोई बात कहते हैं तो इस बात की श्योरिटी नहीं है कि वो बात आगे नहीं बढ़ेगी या फैलेगी नहीं, लेकिन पेपर के साथ ये श्योरिटी होती है, पेपर में आप जो चाहे लिख दो, पेपर अपने आप में समाये रखे रहेगा, उसको किसी के साथ शेयर करने नहीं जाएगा जब तक कोई उसे पढ़ेगा नहीं। तो और लोगों के साथ ऐसा क्या? हमने किसी से बात कही लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि वो व्यक्ति अगले व्यक्ति से वो बात नहीं कहेगा। तो एनी फ्रैंक जो थी वो अपनी डायरी को अपना फ्रेंड समझती थी, इसलिए वो डायरी, उसको ये लगता था कि वो डायरी के साथ कन्फाइड कर सकती है। और दूसरी चीज ये थी कि वो ये भी जानती थी कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर में कहीं ज्यादा पेशेंस होता है, किसकी अपेक्षा? लोगों की अपेक्षा। इसीलिए वो अपनी डायरी के साथ घुलने मिलने का विचार करती है, डायरी लिखने का प्रयास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Why does एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच? जो एनी फ्रैंक ने डायरी लिखी थी उसमें उसने अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण दिया था, अपनी लाइफ से रिलेटेड एक संक्षिप्त विवरण दिया था। तो वही क्वेश्चन कहा गया है कि व्हाई डज एनी प्रोवाइड, एनी क्यों प्रोवाइड करती है अ ब्रीफ स्केच, संक्षिप्त विवरण ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन का एक संक्षिप्त विवरण क्यों मेंशन करती है अपनी डायरी में। यद्यपि वो बिल्कुल चाहती नहीं थी कि अपनी लाइफ के क्षणों को वो अपनी डायरी में मेंशन करे, लेकिन फिर भी वो अपना एक ब्रीफ स्केच डायरी में देती है। ऐसा क्यों? तो एनी थॉट, एनी ने सोचा दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड, एनी ने ये सोचा कि कोई भी व्यक्ति जो उसकी डायरी को पढ़ेगा वो उस डायरी का एक भी वर्ड समझ नहीं पाएगा। ऑफ हर इंट्रीज, जो भी वो इंट्रीज करेगी डायरी में, कोई भी उसकी इंट्रीज को पढ़कर उनका अर्थ समझ नहीं पाएगा इन हर डायरी। इफ सी डिड नॉट प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, अगर वो एक ब्रीफ स्केच अपना प्रोवाइड नहीं करती है डायरी में, तो कोई भी व्यक्ति उसकी डायरी को पढ़कर उसकी इंट्रीज का एक भी अक्षर समझ नहीं पाएगा, एक भी शब्द समझ नहीं पाएगा। और इसीलिए सो सी प्रोवाइड्स, इसीलिए वो प्रोवाइड करती है अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, इसीलिए वो अपनी डायरी में अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो ये चाहती थी कि जो भी उसकी डायरी को पढ़े तो डायरी में लिखी गई जो इंट्रीज उसकी हैं वो लोगों की समझ में आए, जो पढ़े उसकी समझ में आए। और डायरी को लगता था कि एनी को लगता था कि उसकी डायरी में जो भी इंट्रीज उसने की हैं, अगर वो अपना ब्रीफ स्केच नहीं देगी तो डायरी का एक भी शब्द पढ़ने वाले की समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी एनी अपना ब्रीफ स्केच प्रोवाइड करती है, किसमें? उस डायरी में, अपना संक्षिप्त विवरण पेश करती है उस डायरी में। अगला क्वेश्चन है व्हाट टेल्स यू, कौन सी चीज है जो आपको ये बताती है दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड फादर, यहां पे ग्रैंड मदर होगा। वो कौन सी चीज है जो आपको ये बताती है कि एनी अपनी ग्रैंड मदर को बहुत मिस करती थी, उन्हें बहुत चाहती थी? तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि एनी फ्रैंक अपनी मदर को, ग्रैंड मदर को अपनी दादी मां को बहुत ज्यादा चाहती थी? तो जवाब है एनी लव्स हर ग्रैंड मदर सो मच, एनी अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा चाहती थी। एज सी स्टेड विथ हर, क्योंकि वो उनके साथ रुकी, ग्रैंड मदर, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रुकी रही। When her parents were settling, जब उसके पेरेंट्स सेटल हो रहे थे इन हॉलैंड, कहां? हॉलैंड में। जब उसके मम्मी पापा हॉलैंड में सेटल होने की तैयारी कर रहे थे तो वो अपनी दादी के पास एम्स्टर्डम में रुकी रही। एंड आफ्टर हर डेथ, और मौत के बाद जब उसकी दादी गुजर गई, किसकी दादी? एनी फ्रैंक की। सी थॉट अबाउट हर, तो वो अक्सर उनको याद किया करती थी, अक्सर उनके बारे में सोचा करती थी उनकी मौत के बाद, और उन्हें बहुत मिस करती थी। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि एनी फ्रैंक अपनी दादी मां से बहुत प्यार करती थी, उनको बहुत ज्यादा चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग एनॉयड विथ एनी, मिस्टर कीजिंग जो थे वो क्यों एनॉयड, गुस्सा रहते थे विथ एनी, किसके साथ? एनी के साथ। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने एनी फ्रैंक से क्या करने के लिए कहा? तो मिस्टर कीजिंग वाज एनॉयड, मिस्टर कीजिंग जो थे वो हर समय गुस्सा रहते थे, क्रोध में रहते थे, किससे? विथ एनी, एनी से। तो जो भी टीचर है, अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट के प्रति हमेशा गुस्से में रहता है तो जरूर स्टूडेंट की कोई ना कोई ऐसी हरकत है जो टीचर कतई पसंद नहीं करता। बस यही एक रीजन हो सकता, और कोई जाति मतभेद नहीं होता एक टीचर और एक स्टूडेंट में। अगर स्टूडेंट की कोई बात है जो टीचर को पसंद नहीं आ रही और स्टूडेंट कंटिन्यू उसी चीज को दोहराता रहता तो एब्सोल्युटली टीचर ऐसे स्टूडेंट को लाइक नहीं करता। तो ऐसे ही क्वेश्चन है कि व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग, जो मिस्टर कीजिंग थे एनी फ्रैंक के टीचर, वो हमेशा उससे क्यों गुस्सा रहते थे? और व्हाट डिड ही आस्क टू डू, उन्होंने एनी फ्रैंक से क्या करने के लिए कहा? यह है क्वेश्चन। तो जवाब इसका है मिस्टर कीजिंग वाज एनॉयड विथ एनी, मिस्टर कीजिंग जो है वो
गुस्सा रहते थे। किससे? एनी से, एनी फ्रैंक से। बिकॉज, रीजन भी दिया गया है, बिकॉज सी टॉक्ड टू मच। ये वो रीजन था जिसकी वजह से मिस्टर कीजिंग जो है हमेशा गुस्सा रहते थे। किससे? एनी फ्रैंक से। रीजन क्या था? कि सी टॉक्ड टू मच, वो बहुत ज्यादा बात करती थी इन द क्लास। कहां? क्लास में। और ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे। एज अ रिजल्ट बार बार टोका, बार बार मना किया। कई बार मना करने के बाद भी एनी मानती नहीं थी, बात करना जारी रखती थी। तो क्रोध में आके, गुस्से में आके मिस्टर कीजिंग जो कि टीचर थे, उन्होंने एज अ पनिशमेंट एनी फ्रैंक को ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे, एक ऐसे लिखने का एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और कहा कि एक ऐसा करिए, पनिशमेंट के तौर पे घर से जो भी होमवर्क मिला है उस होमवर्क को करने के अलावा तुमको एक चैटर बॉक्स पे, चैटर बॉक्स का मतलब ही होता है बातूनी, तुमको चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिख के लाना है एज अ पनिशमेंट। उन्होंने ये एनी फ्रैंक से कहा था कि पनिशमेंट के तौर पे तुमको एक एक्स्ट्रा नोट्स लिख कर लाना है, ऐसे लिख कर लाना है। और उस ऐसे का टॉपिक क्या होगा? अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मीन्स वो बकबक करती थी, तो कहा कि बहुत बोलती हो ना, चलो इसी चैटर बॉक्स पे, चैटर बॉक्स मीन्स होता है बातूनी, इसी चैटर बॉक्स पे ही तुमको एक ऐसे लिख कर लाना है। यही तुम्हारा पनिशमेंट के तौर पे एक्स्ट्रा होमवर्क है। ये होमवर्क मिस्टर कीजिंग ने दिया था किसको? एनी फ्रैंक को। काहे के लिए? क्योंकि वो क्लास में बातें बहुत ज्यादा करती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हाउ डिड एनी जस्टिफाई? एनी से कहा गया ऐसे लिखने को, तो कैसे एनी ने जस्टिफाई किया हर बीइंग अ चैटर बॉक्स, अपने आप को एक चैटर बॉक्स होने को कैसे जस्टिफाई किया एनी फ्रैंक ने अपने ऐसे में? तो आंसर इसका है, एनी आर्ग्यूड, एनी ने बहस करते हुए अपने ऐसे में लिखा, क्या लिखा? कि दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रैट। एनी ने लिखा कि अरे बातचीत करना कौन गुनाह है? बातचीत करना तो स्टूडेंट का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, ये तो स्टूडेंट का एक लक्षण होता है। काहे का? बातचीत करने का, या बातूनी होना, बातचीत करना स्टूडेंट का एक ट्रैट है, लक्षण है, उनका एक व्यवहार है। और सी आल्सो सेड, इसके अलावा उसने और लेटर में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए लिखा, सी आल्सो सेड दैट, उस ऐसे में लिखा एनी फ्रैंक ने, दैट सी वुड नेवर बी एबल टू क्योर हरसेल्फ। उसने कहा है था ना कि मैं अपने आप को रोकना नहीं चाहती हूं कि मैं बात ना करूं, मैंने बहुत प्रयास किया अपने आप को रोकने का कि मैं क्लास में बातचीत ना करूं, लेकिन सी कुड नेवर बी एबल टू क्योर हरसेल्फ। उसने कहा वो अपने आप को चाह के भी कभी रोक नहीं सकती ऑफ दिस हैबिट, इस आदत से। और क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि उसका एक वाजिब रीजन है। क्या रीजन है? सिंस हर मदर टॉक्ड एज मच, कहा कि वो चाहती तो है बहुत कि अपने आप को रोक ले, बातचीत ना करे क्लास में, लेकिन चाह के भी वो अपने आप को रोक नहीं पाती। इसका एक कारण यह है कि उसकी मां भी बहुत बातूनी है, एज सी डिड, वो उसकी मां भी उतना ही बातूनी है जितना वो और खुद है। और सी वाज नॉट बी ब्लेम्ड, और उसने तर्क में यह भी कहा इसलिए बातूनी होने का उसको ब्लेम दिया जाना नहीं चाहिए फॉर हर इनहेरिटेड ट्रैट, क्योंकि ये जो लक्षण उसको मिला है वो अपनी मां से जेनेटिक तौर पे उसे मिला है लक्षण। जब मां बातूनी है तो एब्सोल्युटली बेटी भी बातूनी होगी। तो चूंकि वो बातूनी है और इसके लिए दोष उसे नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण उसको उसकी मां से मिला है जीन्स के थ्रू, और इसलिए उसको वो चूंकि बातचीत करती है तो इसके लिए उसे कतई ब्लेम दिया जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जेनेटिक लक्षण है। और ये किससे मिले हैं? मां से। तो जैसा मां बिहेव करेगी वैसा ही लक्षण किसमें आएगा? बच्चों में आएगा। और यही तर्क उसने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए दिया था उस चैटर बॉक्स ऐसे में। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि मिस्टर कीजिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर? मिस्टर कीजिंग जो थे वो स्ट्रिक्ट टीचर थे? तो जवाब इसका है, क्योंकि अलग अलग विचार हो सकते हैं सबके, लेकिन जहां तक मेरा विचार है, नो आई डोंट थिंक दैट मिस्टर कीजिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर कीजिंग जो थे वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। बिकॉज, क्यों?
क्योंकि he took Annie's joke in a positive manner, क्योंकि एनी का जो मजाक उड़ाते थे वो पॉजिटिव मैनर में, कोई दुश्मनी अदा करने के लिए एनी का मजाक नहीं बनाते थे क्लास में, बल्कि वो ये चाहते थे कि एनी की वो टॉकिंग की आदत छूट जाए, इसलिए वो एनी का मजाक हमेशा क्लास में बनाते थे ताकि एनी की ये आदत छूट जाए। तो इसीलिए कहा गया, मुझे नहीं लगता कि मिस्टर कीजिंग बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे। क्यों? बिकॉज ही टुक एनीज जोक, क्योंकि वो जो एनीज का जोक बनाते थे, मजाक उड़ाते थे, इन अ पॉजिटिव मैनर, उनका इरादा नेक था, इरादे में उनके कोई खोट नहीं थी, नियत में उनकी खोट नहीं था। वो केवल इतना चाहते थे कि एनी फ्रैंक के अंदर जो टॉक्टिवनेस है वो कम पड़ जाए, ताकि क्लास में बैठकर वो कंसंट्रेट कर सके टॉपिक पे, और बात करने से वो तो डिस्टर्ब होगी ही, साथ साथ और बच्चे भी अगल बगल के डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वो केवल इतना चाहते थे कि वो सिंसियरली कंसंट्रेट करे टॉपिक पे, और इसलिए मजाक बनवाते थे, उसका मजाक उड़वाते थे ताकि उसमें सुधार आ जाए। लेकिन एनी फ्रैंक थी, वो सुधरने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि उसने तो उस ऐसे के थ्रू ये भी प्रूव किया था कि बातचीत करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास? नहीं, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ, वो कौन सी चीज थी जिसने मिस्टर कीजिंग, जिसकी वजह से मिस्टर कीजिंग ने अलाउ कर दिया था, अनुमति दे दी थी टू टॉक इन क्लास? भाई थक हार के जो ऐसे लिखा एनी फ्रैंक ने चैटर बॉक्स पे, उस चैटर को पढ़कर मिस्टर कीजिंग जो थे वो खुद ही अपनी हार मान ली थी, और एक तरह से मौन शब्दों में मानो उन्होंने इजाजत देती हो कि चलो तुम नहीं सुधरोगी, अब मुझे भी सुधारने की तुम्हें जरूरत नहीं। मान लो उन्होंने मौन इजाजत दे दी हो, किसको? एनी फ्रैंक को, करो बात करो, हमें क्या लेना देना। तो क्वेश्चन क्या कहा गया कि व्हाट मेड, वो कौन सी चीज थी जिसने मिस्टर कीजिंग को अनुमति देने पे मजबूर कर दिया? किसको? एनी को। काहे के लिए? टू टॉक इन द क्लास, की क्लास में तुम बातचीत कर लो। तो व्हेन मिस्टर कीजिंग गेव एनी टू राइट एन एसे, जब मिस्टर कीजिंग ने एनी को एक ऐसे लिखने के लिए कहा था, किस पर? ऑन क्वैक क्वैक, एक टॉपिक दिया था और उस टॉपिक का नाम था क्वैक क्वैक, क्योंकि एनी चाहते थे, मिस्टर कीजिंग चाहते थे कि एनी को जो वर्क दिया जाए वो करके ना ला पाए, और इसीलिए मिस्टर कीजिंग ने एनी को एक बड़ा ही रेडिकुलस टॉपिक दे दिया, और टॉपिक दिया कि अच्छा तुम नहीं सुधरोगी, चलो फिर कल एक, जब अगले दिन फिर एनी ने टॉक किया होगा, अगले दिन गुस्से में फिर उन्होंने कहा चलो एक एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पे एक ऐसे और लिख के लेके आओगी, और इस बार तुम्हारे ऐसे का टॉपिक होगा क्वैक क्वैक। उन्होंने सोचा अब इस पे तो वो कोई लिख नहीं पाएगी ऐसे, क्योंकि क्वैक क्वैक पे क्या ऐसे लिखा जा सकता। एज हर पनिशमेंट, उसके पनिशमेंट के तौर पे क्वैक क्वैक टॉपिक पे एक ऐसे एनी को लिखने को दिया गया, और सी प्रेजेंटेड इट इन द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल पोएम। तो कीजिंग को यह उम्मीद थी कि इसका जवाब नहीं लिख के ला पाएगी, ऐसा कोई ऐसे लिख के नहीं ला पाएगी, लेकिन उस ऐसे को लिखने में एनी की एक फ्रेंड ने, जो कि पोएट्री में बड़ी अच्छी थी, तो एनी की फ्रेंड ने क्वैक क्वैक के टॉपिक को पोएम फॉर्म में लिखने में एनी की मदद की, और एनी ने बड़े बेहतरीन अंदाज में उस पोएम के फॉर्म में उस ऐसे को लिखकर लाई और थमा दिया। किसको? मिस्टर कीजिंग को। तो सी प्रेजेंटेड इट इन द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल पोएम, एनी ने बहुत ही सुंदर तरीके से पोएम की फॉर्म में वो ऐसे लिखकर लाके दिया। किसको? मिस्टर कीजिंग को। और ही लिंक्ड इट सो मच, और वो जो ऐसे क्वैक क्वैक पे लिख के लाई थी पोएम फॉर्म में एनी, उस ऐसे से इतना ज्यादा लिंक्ड हुए, इतना ज्यादा प्रभावित हुए, कौन? मिस्टर कीजिंग, दैट ही अलाउड हर, कि उन्होंने अनुमति दे दी टू टॉक इन द क्लास, कि आज से अब बेटा तुम क्लास में बात कर सकती हो। ना जाने उसमें ऐसा क्या लिखा था, ये तो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि आखिर कौन सी ऐसी बात लिख दी थी एनी फ्रैंक ने उस ऐसे में, जो सीधे दिल को लगी जाके। किसके दिल को लगी? मिस्टर कीजिंग के। और उन्होंने हमेशा के लिए एनी फ्रैंक को क्लास में बोलने की अनुमति दे दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। अब यहां पे पहले ऐसे में एनी ने कौन सी चीज लिखी थी? जब उसको चैटर बॉक्स पे कहा गया था ऐसे लिखकर लाने को, तो एनी ने उस चैटर बॉक्स वाले ऐसे में आखिर क्या लिखकर दिया था? तो जवाब है द टॉपिक ऑफ एनीज फर्स्ट ऐसे वाज, एनी फ्रैंक के पहले ऐसे का जो टॉपिक था वो था अ चैटर बॉक्स। सी वाज आस्क्ड टू राइट दिस ऐसे, उससे ये ऐसे लिखकर लाने को कहा गया था। एक ऐसे लिखकर लाने को कहा गया था जिसका टॉपिक क्या था? अ चैटर बॉक्स। ये पहले ऐसे की बात की जा रही। एज अ पनिशमेंट, और किस तौर पे ये ऐसे लिखने को दिया था? पनिशमेंट के तौर पर लिखने को कहा गया था बाय मिस्टर कीजिंग। किसके द्वारा कहा गया था ऐसे लिखकर लाओगे? मिस्टर कीजिंग के द्वारा। किससे लाने को कहा गया था? एनी फ्रैंक से। फॉर कॉन्स्टेंटली, देखो ऐसे लिखकर लाने को पनिशमेंट के तौर पे कहा गया था, तो क्या रीजन था? ये वो रीजन था कि फॉर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग इन द क्लास, क्योंकि लगातार क्लास में बोलते रहने की वजह से पनिशमेंट के तौर पे उससे चैटर बॉक्स पे एक ऐसे लिखकर लाने को कहा गया था। एनी गेव कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, और जवाब में एनी ने उस ऐसे में कन्विंसिंग, संतुष्ट करने वाले काफी आर्ग्यूमेंट्स दिए इन सपोर्ट ऑफ हर टॉकिंग, जो उसकी टॉकिंग को फेवर करे। ऐसे तमाम सारे आर्ग्यूमेंट्स लिखकर उस ऐसे में एनी फ्रैंक ने दिए। और सी रोट, और उसने ये भी लिखा दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रैट, उसने ये भी लिखकर दिया कि बातचीत करना तो स्टूडेंट्स का लक्षण होता है। जैसे कहावत कही गई, बालक बंदर एक स्वभाव, जहां रहे तहां करे उपाऊ। तो क्या बालकों के साथ ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वो बुजुर्गों की तरह चुपचाप एक जगह बैठे रहेंगे? ये उनसे उम्मीद करना इम्पॉसिबल है। और ऐसी ही कुछ चीजें लिखी होंगी एनी फ्रैंक ने। तो सी रोट दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रैट, उसने लिखा अपने ऐसे में कि बातचीत करना तो बच्चों का लक्षण होता है। एंड सी इनहेरिटेड दिस ट्रैट, उसने ये भी लिखा कि ये लक्षण उसको मिला हुआ है फ्रॉम हर मदर, किससे? अपनी मां से विरासत के तौर पे। और ऐसे लक्षण जो आपको विरासतन मिलते हैं, उन लक्षणों को आप चाह कर भी अपने आप से अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, आपके मम्मी पापा अगर सांवले हैं तो रंग आपको सांवला मिला है, आप कितनों क्रीम लगा लो, कितनों डिसलाइक करो उस कलर को, लेकिन चाह के भी उसे आप चेंज नहीं कर सकते। जो माँ बाप का कलर है, लगभग आपको वो कलर जेनेटिक तौर पे मिलता है। तो ऐसे लक्षणों को जो जेनेटिक तौर से मिलता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसे ट्रैट को चाह के भी हम चेंज नहीं कर सकते। और एनी ने यही उदाहरण दिया था। उसने कहा कि ये ट्रैट जो बातचीत, बातूनीपन है, जो बकबक करना है या बहुत ज्यादा बोलने की जो आदत है, ये उसको मिली है उसकी मां से। और सी वुड ट्राई टू कंट्रोल इट, उसने कहा ऐसा नहीं कि मैं चाहती नहीं हूं इस अपने बातूनीपन पे कंट्रोल करना, मैं चाहती हूं, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि रोज टीचर मुझे डांटे, रोज टोके मुझे, तो ऐसा नहीं कि मैं चाहती नहीं हूं इसे कंट्रोल करना, मैं भी चाहती हूं इसे कंट्रोल करना, बट लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। बट वन कुड नॉट डू मच, लेकिन कोई भी, मैं ही क्या कोई भी व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं कर सकता अबाउट इनहेरिटेड ट्रैट्स, जो विरासतन लक्षण उसको मिले हैं, उन लक्षणों को चेंज करने के लिए कोई भी व्यक्ति ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो वो कहां कर सकती है? वो कैसे अपने आप को रोक पाए? क्योंकि चाहती वो खुद है कि कंट्रोल कर ले, लेकिन चाह कर भी उससे कंट्रोल नहीं होता। और ये लक्षण उसको जेनेटिक तौर पे अपने पेरेंट्स से, अपनी मां से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि हाउ डज एनी फील, एनी कैसा फील करती है अबाउट हर फादर, अपने पापा के बारे में, हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी मां के बारे में, मिसेस क्यूपरस, और उनकी एक टीचर थी जो थी मिसेस क्यूपरस। तो इन लोगों के बारे में कैसी अवधारणा रखती है कौन? एनी फ्रैंक। तो एनी लव्ड हर फादर डियरली, तो सबसे पहले फादर की बात वहां कही गई, तो अपने पापा को वो क्या मानती है? तो एनी लव्ड हर फादर डियरली, अपने पापा को बहुत ज्यादा चाहती है कौन? एनी फ्रैंक। जैसा कि हर लड़की अपने पापा को चाहती है, तो एनी फ्रैंक अपने पापा को बहुत चाहती थी। एंड कंसीडर्ड, और मानती थी, हिम द मोस्ट एडोरेबल, उन्हें सबसे अच्छा
पिता मानती थी, अपने पापा को संसार का सबसे अच्छा पिता मानती थी, या एडोरेबल मीन्स होता पूजनीय, जिसकी पूजा की जाए। तो वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और वो अपने पापा को पूजनीय मानती थी। और सी आल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर। अब दूसरे में पूछा गया था अपनी दादी मां के साथ, उसकी अपनी दादी मां के प्रति क्या अवधारणा थी उसकी, तो सी आल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर। ऐसा नहीं कि पापा को चाहती थी, दादी को नहीं चाहती थी। पापा को तो पूजनीय मानती थी, उनको देवता मानती थी, भगवान मानती थी, लेकिन अपनी दादी से भी वो कम प्यार नहीं करती थी एनी फ्रैंक। तो सी आल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी मां से भी बहुत प्यार करती थी। एंड ऑफन रिमेंबर्ड हर, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो अक्सर वो उनको याद किया करती है, जो इस बात का प्रतीक है कि एनी अपनी दादी को बहुत चाहती थी। और सी लिट अ कैंडल, एनी फ्रैंक ने एक मोमबत्ती जलाई थी ऑन हर बर्थडे, अपने बर्थडे में। क्योंकि दादी जब गुजर गई उसके बाद जब उसका बर्थडे पड़ा तो कितना वो मिस करती थी अपनी दादी को, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उसका बर्थडे आया और केक पे उसके बर्थडे की कैंडल्स लगाई गई, तो उन्हीं केक के उस केक के साथ, उन्हीं कैंडल्स के साथ एक कैंडल अलग से उसने अपनी दादी मां की याद में लगाया था अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में। इन हर रिमेंबरेंस, रिमेंबरेंस मीन्स होता उनकी याद में, उसने एक कैंडल अपनी बर्थडे में जलाई थी। किसके लिए? दादी मां को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए। और अब बात करते हैं मिसेस क्यूप्रस के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण था। मिसेस क्यूप्रस ये एक लेडी टीचर थी, वाज एनीज 6th ग्रेड टीचर। जब एनी 6th ग्रेड में थी तो उसकी जो टीचर थी वो थी मिसेस क्यूप्रस। एंड हेड मिस्ट्रेस, वो ना केवल एनी की टीचर थी, टीचर के साथ साथ वो हेड मिस्ट्रेस भी थी, वहां की प्रधानाध्यापिका कह लो, स्कूल की प्रधानाध्यापिका थी और टीचर भी थी। किसकी? एनी फ्रैंक की। और दोनों का बहुत लगाव था आपस में। द फैक्ट दैट बोथ हैड, और दोनों के बीच कैसा लगाव था ये इस घटना से ही पता चलता है। द फैक्ट दैट बोथ हैड अ टीयरफुल एंड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, दोनों के साथ कैसा मिलाप था या दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा रिश्ता था ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब विदाई का वक्त हुआ, स्कूल छोड़ने का नंबर आया एनी फ्रैंक का, तो उनकी फेयरवेल जो थी वो काफी हार्ट ब्रेकिंग थी और हैड अ टीयरफुल, और दोनों की आंखों में आंसू थे। जब विदाई समारोह हो रहा था तो मिसेस क्यूप्रस की भी आंखें नम थी और साथ साथ एनी फ्रैंक की भी आंखें नम थी, अर्थात दोनों का बड़ा करीबी रिश्ता था। और जब स्कूल छोड़ने की बारी आई थी तो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे थे, दोनों की आंखों में आंसू थे। तो उनकी जो फेयरवेल पार्टी थी वो काफी टीयरफुल और हार्ट ब्रेकिंग थी, जो इस बात का प्रमाण है कि दोनों के बीच काफी गहरा लगाव था। किसका? मिसेस क्यूप्रस और एनी फ्रैंक का। तो हम ये कह सकते हैं कि एनी फ्रैंक का काफी दिल से लगाव था अपनी टीचर मिसेस क्यूप्रस के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है आपका लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर में पूछा गया है कि एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित, जिनके बारे में कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो क्या कर सकते हैं। तो एनी कहती है कि टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, टीचर्स जो हैं इस संसार के सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं। ऐसा कौन मानता है? एनी मानती है। इज मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल, आपको क्या लगता है कि मिस्टर कीजिंग जो थे वो अनप्रेडिक्टेबल थे, अप्रत्याशित थे? और अगर आपको लगता है हां थे, तो हाउ, कैसे आप ये कह सकते हैं कि वो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर थे? तो एनी गिव्स दिस रिमार्क, एनी ये बात कहती है when the teachers were about to decide, एनी उस वक्त ये बात कहती है जब जो टीचर्स थे एनी के स्कूल के were about to decide, वो डिसाइड करने वाले थे, निर्णय लेने वाले थे कि who should go to the next form, कि कौन कौन बच्चे अगली क्लास में प्रमोट करेंगे और कौन कौन से बच्चे प्रमोट नहीं करेंगे, कौन कौन बच्चे पास होंगे, कौन कौन बच्चे पास नहीं होंगे।
ये तब की बात है जब एनी के टीचर ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन कौन से बच्चे अगली क्लास में प्रमोट होंगे और कौन नहीं होंगे। तो अकॉर्डिंग टू हर, किसके अनुसार? एनी फ्रैंक के अनुसार। अकॉर्डिंग टू हर, अगर एनी की माने, एनी फ्रैंक की माने, तो अबाउट अ क्वार्टर ऑफ हर क्लास, उसकी क्लास का 1/4 बच्चा वर नॉट फिट टू बी प्रमोटेड, उसकी क्लास का 1/4 स्टूडेंट जो थे वर नॉट फिट टू प्रमोटेड, मतलब 1/4 बच्चे जो उसकी क्लास के थे वो अगली क्लास में प्रमोट होने के काबिल नहीं थे। किसके अनुसार? एनी फ्रैंक के अनुसार। बट सी थॉट दैट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स, लेकिन एनी को लगता था कि अरे टीचर क्या, टीचर तो बहुत ज्यादा अप्रत्याशित इंसान है, कब किसको अगली क्लास में प्रमोट कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर एनी के हिसाब से देखा जाए तो 1/4 बच्चे अगली क्लास में प्रमोट होने के काबिल नहीं थे एनी फ्रैंक की क्लास में, लेकिन चूंकि टीचर्स जो होते हैं वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को भी वो अगली क्लास में प्रमोट कर देते, इसीलिए एनी ने कहा है ये बात, क्योंकि उसे लगता था टीचर इस संसार के सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं। और दे माइट आर माइट नॉट प्रमोट देम, वो उनको प्रमोट कर भी सकते हैं और प्रमोट नहीं कर सकते। मतलब बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट करना उनके हाथ में है, वो चाहे प्रमोट करें चाहे प्रमोट ना करें। दे माइट आर माइट नॉट, वो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। प्रमोट देम, उनको प्रमोट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एनी सीम्स टू हैव द सेम ओपिनियन, और एनी का ऐसा ही दृष्टिकोण था, ओपिनियन विचारधारा या दृष्टिकोण अबाउट मिस्टर कीजिंग। एनी का भी मिस्टर कीजिंग के प्रति कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण था, ऐसा ही विचार था। इन हर फर्स्ट पनिशमेंट ऐसे, और अपने पनिशमेंट के तौर पे जो पहला ऐसे लिखा था एनी फ्रैंक ने, जिसका टाइटल था अ चैटर बॉक्स, सी राइट्स सम कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें वो कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स देती है इन फेवर ऑफ हर टाटिवनेस, अपनी बातूनीपन की वजह से वो कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट देती है अपना बचाव करते हुए। या जो बातूनीपन उसमें था, जो बकबक करती थी, वो बहुत ज्यादा बोलती थी, तो अपने बातूनी होने के पक्ष में कई सारे तार्किक आर्ग्यूमेंट्स उसने दिए थे। टू व्हिच मिस्टर कीजिंग लाफ्स हार्टली, जिसे पढ़कर मिस्टर कीजिंग काफी हंसते हैं दिल खोल के। और सी माइट हैव थॉट, उसने यह भी सोचा था कि दैट सी वुड नॉट बी पनिश्ड इन फ्यूचर, उसने सोचा था कि टीचर काफी अटैच्ड हुए हैं इस ऐसे से, और टीचर खुश हुए थे, तो उसे लगता था कि टीचर अब उसे दोबारा पनिशमेंट नहीं देंगे। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया, टीचर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते, कब क्या करे किसी को कुछ पता नहीं। पता लगा 2 बच्चे हैं, एक शैतानी कर रहा है, उसे कहा चलो बैठ जाओ चुपचाप, और दूसरा बच्चा कम शैतानी कर रहा, कहो क्रोध आ गया, उड़ा दिया उसको। तो इसीलिए कहा गया टीचर जो है वो क्या होते, वो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं वर्ड के। और यहां भी एनी ने उस चीज को कहा है कि उसको तो लगा था कि अब उसको कभी भविष्य में दोबारा पनिशमेंट के तौर पे और ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ऐसे उसने लिखा था वो लिंक किया था किसको, एम हेमेल को, काफी भाया था, और उसको उम्मीद थी कि फ्यूचर में अब उसे कोई पनिशमेंट के तौर पे ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। बट लेकिन सी गॉट अनदर ऐसे टू राइट, लेकिन उसे एक और ऐसे लिखना पड़ा, या और एक ऐसे लिखने को दे दिया गया एज पनिशमेंट। किस तौर पे? पनिशमेंट के तौर पे, क्योंकि उसने बातचीत करना जारी रखा था, तो टीचर ने क्रोध में आके, गुस्से में आके एक और उससे ऐसे लिखने को कहा था, और इस बार उसको टॉपिक दिया था क्वैक क्वैक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला लॉन्ग आंसर है कि हाउ डिड सी फील इन स्कूल। पहला क्वेश्चन है कि वो स्कूल में कैसा फील करती थी। हाउ डिड सी चेंज हर टीचर्स एटीट्यूड, और कैसे उसने अपने टीचर के एटीट्यूड को बदल दिया। जो उनके टीचर थे जिनका नाम था मिस्टर कीजिंग, वो काफी सख्त कह लो और काफी रूखे स्वभाव के इंसान थे, तो कैसे उनके
शख्सियत को, उनके बिहेवियर को एनी ने चेंज कर दिया। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर, इस आंसर के थ्रू। एनी फ्रैंक स्टार्टेड टू अटेंड, एनी फ्रैंक ने शुरुआत की थी या शुरू किया था अटेंड, ज्वाइन करना द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। एनी फ्रैंक ने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में ज्वाइन किया, पढ़ना शुरू किया। व्हेन शी वाज इन 6th फॉर्म, और जब वो 6th फॉर्म में थी, हर टीचर वाज मिसेस क्यूपरस। जब वो 6th फॉर्म में थी तो उसकी टीचर जो थी उनका नाम था मिसेस क्यूपरस। हु वाज द हेड मिस्ट्रेस, जो कि टीचर तो थी ही एनी फ्रैंक की, और साथ साथ वो हेड मिस्ट्रेस भी थी, स्कूल की प्रधानाध्यापिका भी थी। और दे हैड ग्रेट अटैचमेंट, तो एनी फ्रैंक और उनकी जो हेडमिस्ट्रेस थी अर्थात मिसेस क्यूपरस, इन दोनों का बहुत ज्यादा ग्रेट अटैचमेंट ईच अदर, एक दूसरे के प्रति काफी गहरा लगाव था दोनों का। किसका किसका? एनी का मिसेस क्यूपरस के प्रति, और मिसेस क्यूपरस का एनी फ्रैंक के प्रति काफी गहरा लगाव था। और व्हेन शी लेफ्ट स्कूल, और जब उसने स्कूल छोड़ा, किसने? एनी फ्रैंक ने, इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, तो ये काफी हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था, काफी दिल दुखाने वाला फेयरवेल था। फॉर बोथ ऑफ देम, उन दोनों के लिए, अर्थात फेयरवेल में काफी गमगीन एनी फ्रैंक थी कि उसे स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा, और मिसेस क्यूपरस भी काफी गमगीन थी कि एनी फ्रैंक जैसी स्टूडेंट अब उनके हाथ से जा रही है और चाह के भी उसे रोका नहीं जा सकता। तो दोनों एक दूसरे के प्रति काफी संवेदनशील थे, काफी हार्ट ब्रेकिंग उनकी फेयरवेल थी। और इन द नेक्स्ट कॉलेज, मतलब नेक्स्ट स्कूल में जब वो गई, तो नेक्स्ट स्कूल में 6th फॉर्म के बाद जब दूसरे स्कूल गई, कौन? एनी फ्रैंक, तो देयर वाज गुड प्रेशर ऑफ रिजल्ट, तो जो नए स्कूल में गई एनी फ्रैंक, वहां रिजल्ट लाने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता था। किस पर? बच्चों पर, कि उनको हर हाल में अच्छा रिजल्ट लाना ही लाना है। ऑन द स्टूडेंट, स्टूडेंट पे एक प्रेशर था, काहे का? अच्छा रिजल्ट लाने का। और देयर वर 7 मेल टीचर्स, जिस स्कूल में गई थी एनी फ्रैंक, तो वहां 7 मेल टीचर थे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता कि कितने मेल और कितने फीमेल टीचर थे। तो देयर वर 7 मेल टीचर्स, जिस स्कूल में पढ़ने गई एनी फ्रैंक, वहां 7 मेल टीचर्स थे, एंड 2 फीमेल, और 2 फीमेल टीचर थी। शी हैड अ गुड रिलेशन विथ ऑल, उसका सभी टीचर्स के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था। किसका? एनी फ्रैंक का अपने टीचर के साथ काफी अच्छा रिलेशन था, एक्सेप्ट, सिवाय द मैथ टीचर, सिवाय मैथ टीचर के, मिस्टर कीजिंग, जो कि थे मिस्टर कीजिंग। मतलब हर टीचर के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था। किसका? एनी फ्रैंक का, सिवाय एक टीचर के, और जिनका नाम था मिस्टर कीजिंग, जो कि एनी फ्रैंक के मैथ टीचर थे। और ही एनॉयड ओनली, और वो हमेशा गुस्सा रहते थे। किससे गुस्सा रहते थे? एनी फ्रैंक से। बिकॉज शी टॉक्ड टू मच, और उनके गुस्से का कारण यह था कि एनी फ्रैंक काफी ज्यादा बातूनी थी। और ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और बातचीत करने से मना करने पे ना मानने के कारण ही गुस्से में वो असाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं एक्स्ट्रा होमवर्क निर्धारित करते हैं एनी फ्रैंक के लिए, टू राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखने के लिए वो कहते हैं किससे? एनी फ्रैंक से। और किस पे? अ चैटर बॉक्स, किस पे ऐसे लिखने को कहते हैं? एक टाइटल पे जिसका नाम है अ चैटर बॉक्स। सी गेव रीजंस टू प्रूव, तो जवाब में एनी क्या करती है? जो ऐसे लिखती है उस ऐसे में वो अपने आप को सही साबित करने का प्रयास करती है। और सी गेव रीजन, वो रीजन देती है, कारण देती है, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत की अनिवार्यता को सही साबित करने का वो अपने ऐसे में प्रयास करती है। और एट लास्ट, और अंत में, विथ द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड, अपनी फ्रेंड की मदद से, सी रोट अ पोएम,
वो एक पोएम लिखती है, ये और कोई पोएम नहीं थी, ये वही ऐसे था दोबारा वाला जिसपे टाइटल दिया गया था क्वैक क्वैक क्वैक। तो उसी क्वैक क्वैक वाले टॉपिक पे वो एक ऐसे लिखती है, लेकिन ये ऐसे किस फॉर्म में होता है? पोएट्री की फॉर्म में होता है, पोएम की फॉर्म में होता है। और इट चेंज द एटीट्यूड ऑफ हर टीचर। और वो जो दूसरा ऐसे था क्वैक क्वैक टॉपिक पे जो पोएम फॉर्म में लिखा गया था, वो ऐसे इतना ज्यादा प्रभावित करता है एम हैमेल को कि वो अपना बिहेवियर चेंज कर देते हैं और एनी फ्रैंक को भी क्लास में बातचीत की इजाजत दे देते कि बेटा तुम बातचीत करो। तो ये रहा लॉन्ग आंसर। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आंसर आपकी समझ में आए होंगे। तो हम